हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं। यहां पर हम डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन के सारे डायमेंशंस को कवर करने का कोशिश करते हैं, यानी कह ले कि 360 डिग्री हमारा अप्रोच होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग लगातार अपने आंसर्स को लिखकर मुझे भेज रहे हैं। मैं उन्हें रिव्यू करता हूं, उन पर कमेंट करता हूं और फिर उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है अभिनव_सर_बीपीएससी। यहाँ कनेक्ट होने के बाद अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच है इस एग्जाम को लेकर, वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मेंस के लिए आंसर लिखा है और अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है कि क्या ये आंसर सही है, इसकी लंबाई सही है, या इसमें मैंने जितना एम्पल कंटेंट डालना चाहिए नहीं डाला है क्या, या फिर इसकी इंट्रोडक्शन में क्या काम होना चाहिए, ये सब कुछ जो है वहां पर हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो आप यहां मुझसे इसके लिए जुड़ सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। और इलेक्शन के लिए जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, जिसे कि हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं, जिसका कि ये आप सिंबल देख पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन जो है ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखने के लिए अगर आप देखना चाहें और समझना चाहें तो इस बात से आप सहमत होंगे कि हाँ, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि बीपीएससी ने ऑल्टरनेट ईयर्स में या कुछ कुछ सालों के अंतराल पर जरूर ही इलेक्शन के अराउंड कोई ना कोई एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है। जैसे कि 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था, एग्जामिन द पावर एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर इसी बात को मैं हिंदी में बोल दूं तो भारत के चुनाव आयोग की शक्ति और जो इसका कार्य प्रणाली है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इसकी क्या भूमिका है, इसका परीक्षण करना है। आप इसको एग्जामिन करके बताएंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है या फेलियर है, वो सब कुछ 200 वर्ड्स में लिखने को आया था। 45th यानी 45वीं बीपीएससी में एक समझ लीजिए कि ऐसे ही लिखने के लिए आ गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। या फिर 2007 में 47वीं बीपीएससी में 45 के बाद 47 में एक आ गया सवाल, राइट एंड एसे ऑन द पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। जैसा कि देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो या तो क्रिमिनल्स होते हैं या क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। दिस इज हार्श रियलिटी, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। या फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सामंजस्य होता है। और इस तरीके की बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में हैं जो बनी हुई हैं जो इस तरीके के नेक्सस को दिखाती हैं। यहाँ पर एक बात खास पूछ दिया गया कि इसका स्पेशल रेफरेंस विथ बिहार आपको बताना है। या फिर जो 47th बीपीएससी की मेंस है उसमें सवाल आया था कि इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये लोकतंत्र के धड़कन की तरह होते हैं निर्वाचन। इफ दे हैपन टू फास्ट और टू इरेगुलरिटी डेमोक्रेसी कोलैप्स, कि अगर बहुत फास्ट हो या उसमें रेगुलरिटी ना रहे तो जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है, अगर ग्राफ जो है वो टूट जाता है या सीधा चलने लगता है यानी कि इंसान जो है वो बैठ गया। सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। ये लाइन कितना अच्छा है, इसको आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी के हार्ट बीट की तरह है, धड़कन की तरह। एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन मिड टर्म पोल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये सवाल भी पूछ लिया गया था। या फिर 46 में भी देखिए ना, पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव के कैंपेन। उस समय काफी न्यूज में रहा होगा। थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द इलेक्शन कैंपेन इन बिहार, तो उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल बिहार में चल रहा था। अगर आप थोड़ा बहुत एडिशनल रिसर्च करेंगे तो इन चीजों को समझ सकते हैं। या फिर सवाल आया था, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस
अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर भी आप स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार दे सकते थे, या फिर कभी सवाल पूछा गया इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार। यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग पर सवाल, या जिन चीजों का हमने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखा था उन्हीं का ये हिंदी है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्लाइड ऐड कर दिया है, और इससे सवाल आने के चांसेस जो है बहुत अधिक रहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स बता देता हूँ जिनके वजह से इलेक्शन जो है वो न्यूज में रहा, और वो हर बार रहता है। इस बार के लिए कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये न्यूज में आया था और ये अक्सर न्यूज में रहता है। इसको लेकर, इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में रहता है। दूसरी वजह से जो इलेक्शन न्यूज में रहा, तो इलेक्शन जो हुआ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो इलेक्शन हुआ, इसके वजह से भी इलेक्शन कमीशन न्यूज में रहा। और भी क्या कारण है इलेक्शन कमीशन के न्यूज में रहने का, तो जो जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ था इसके वजह से। तो आर्टिकल 370 के कह लें कि हट जाने के बाद या उसके फंक्शनल नहीं रहने के बाद जिस तरीके का पॉलिटिकल शिफ्ट कश्मीर के क्षेत्र में देखा गया, और उसके बाद डिलिमिटेशन, तो मई 2022 वगैरह में ये न्यूज में रहा था। और किन वजहों से, तो जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इंतरिम रिपोर्ट आया जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन, मुला जुला की यही बात थी। या एक जो होता है कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं, या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये कई बार न्यूज में रह रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, इससे बहुत अधिक रिसोर्स की बचत होती है और ये देश हित में एक अच्छा फैसला होगा। इसको लेकर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, लेकिन इसको लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं, जिसके वजह से कई बार इस पर लोग वापिस से चुप्पी साध देते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज में रहे हैं इलेक्शन को लेकर। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा की गई है, डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। सीधी बात है, और इसके लिए एक आर्टिकल डेडिकेटेड है। आर्टिकल 324 जो हमारे संविधान का है, वो शक्ति प्रदान करता है ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का भी जो इलेक्शन है वो भी ये कंडक्ट कराता है, और इसके लिए इसमें शक्तियां निहित हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑल इंडिया बॉडी है, और इन द सेंस दैट इट इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो देखिए यहां पर इसकी कंपोजिशन की थोड़ी बात हो जानी चाहिए। कंपोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन का, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और यहां पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो फिक्स नहीं किया गया है। ये प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जाता है, आप लोग इस फैक्ट से रूबरू हुई होंगे कि यहाँ पर जो नंबर है वो फिक्स्ड नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर रिवीजन कर सकते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम कह लें कि टोटल इनकी संख्या जो है 3 है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और पूरी इनकी जो प्रक्रिया है किस तरीके से चुने जाते हैं ये जरूरी है। और एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पर देता हूं, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये है सुनील अरोड़ा साहब का, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन नॉट सपोज टू बी क्लोन्स ऑफ ईच अदर एंड डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज नेचुरल। यहाँ पर ये बात हुई कि यहाँ पर क्या है कि जो भी बातें होती हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर तीनों लोग जो बैठे हैं उनमें ये तय करना जरूरी है कि बहुमत से क्या डिसीजन लिया गया। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की वाहवाही या पिट्ठी ठोकने का काम होना चाहिए। यहाँ पर
जो एकदम लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बात कहता है उसके हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बहुत सारे पावर्स हैं और बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर हम ब्रेक करके समझना चाहें तो इनके कुछ प्रशासनिक कार्य हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या फिर कह सकते हैं कि एडवाइजरी है, यानी सलाह देने का कार्य कहीं कहीं ये करता है। और क्या है, कई जगहों पर हम देखते हैं कि क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। तो इन चीजों पर यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं क्वासी जुडिशियल। और देखिए जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहाँ कहाँ है इलेक्शन कमीशन को, तो जब डिटरमाइन करना है कोई टेरिटोरियल एरिया कंस्टिट्यूएंसी का, या फिर अगर इलेक्टोरल रोल तैयार करना है, या फिर इलेक्शन का शेड्यूल क्या रहने वाला है, या कह ले कि इलेक्शन के लिए सिंबल, या कहीं डिस्प्यूट हो गया सिंबल को लेकर, तो उसमें किसको, मतलब एक पार्टी में अगर स्प्लिट हो जाता है तो कौन सिंबल कैरी करेगा, ये सब कुछ। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एमसीसी, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। एडवाइजरी कहां पर, तो अगर किसी मेंबर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह ले कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर विधानसभा के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास पावर है कि वो सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाई कोर्ट को भी सलाह देने का काम करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देने का काम करता है अगर जरूरत पड़ती है। पोस्ट इलेक्शन जो भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कोई कैंडिडेट को लेकर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, तो वहां पर ये सलाह देने का भी काम करता है। और क्वासी जुडिशियल पावर जो है, अगर डिस्प्यूट हो जाता है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल वगैरह को लेकर, तो क्वासी जुडिशियल है। मैंने थोड़ा सा जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का चर्चा हो रहा था वहीं पर मैंने इसका जिक्र कर दिया था। ये सब हो गया। उसी के तर्ज पर स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की ही बात की गई है, जिसमें कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स, और जो डायरेक्शन देना है चुनाव वगैरह में, इलेक्टोरल रोल तैयार करना इनका फंक्शन होता है। और आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए इनमें इनका चर्चा किया गया है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल में क्या डेवलपमेंट्स किए गए, जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे कुछ लोग जो है जो कि विदेश चले जाते हैं, या वहां पर वो चुनाव में भाग लेने में सक्षम नहीं है, हो सकता है कि वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका पहले वोटिंग जो है, वोट जो है वो कास्ट नहीं हो पाता था। बड़ी दिक्कत की बात है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति को ये पावर है कि उसका जो वोट है वो काउंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट पर्संस हैं और वो वोट कास्ट करना चाह रहे हैं, उनका वोटिंग का पावर ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे प्रोविजंस लाए गए कि उन लोगों को भी ऐड किया जा सके। अब इसमें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जा रही है कि विदेश से ही बैठे बैठे वो लोग वोट करना चाहे तो कर दें, लेकिन इसको लेकर बहुत तरीके के अभी हर्डल्स वगैरह, समय समय पर चीजों को हमने देखा है, डेवलपमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, और इस पर अभी हम बात भी करेंगे। जैसे कि इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, जैसे कि SVEP, जैसे कि SVEP कह सकते हैं। इसका मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल अवेयरनेस प्रोग्राम। सीधा बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टम के तौर पर, सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ वोटर्स को एडुकेट किया जाए और उनमें चुनाव के प्रति जागरूकता लाई जाए, और इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, तो इससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, अपने वोट का कीमत जानेंगे। ऐसा नहीं है कि चंद पैसों के लिए या थोड़ी बहुत खाने की वस्तुओं के लिए, पीने के वस्तुओं के लिए, पेय पदार्थ के लिए वो अपना वोट किसी दूसरे पार्टी को कास्ट कर दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी तर्क संगत या न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। एक इसी तरीके से डेवलपमेंट किया गया सी विजिल। ये क्या है,
ताकि इंटीग्रिटी जो है इलेक्शन के प्रोसेस का उसको मेंटेन किया जा सके। कहीं पर भी लगे कि पैसा बट रहा है, शराब बट रहा है या फिर लोगों को गलत ढंग से बरगलाया जा रहा है, तो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाया जाए। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जीपीएस वगैरह का भी यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी वगैरह लाई गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप किया ताकि एक नया टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया जा सके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि ये जो चुनाव वगैरह है इनको और सहूलियत भरा बनाया जा सके। तो ये तो अभी के डेवलपमेंट्स है, लेकिन इससे पहले जो है बैलेट बॉक्स का जमाना था, उसको बदलते हुए जो ईवीएम लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर उसमें देखा गया कि लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो हैक हो जा रहा है। तो बताइए उससे निपटने के लिए क्या सॉल्यूशन लाया गया, बताइए। मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा चर्चा हो जाना चाहिए कि दृष्टि, विजन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बाय इनहेंसिंग एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वो इलेक्शन कराना चाह रही है और इलेक्शन कराने में वो अगर सक्षम नहीं है या किसी भी तरीके का उसको गाइडेंस चाहिए होता है, हैंड होल्डिंग चाहिए होता है, तो वहां पर भारत की जो चुनाव आयोग है वो हमेशा तत्परता के साथ भाग लेती है, ठीक है। मकसद जो है, मिशन क्या है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी होना चाहिए इलेक्शन का। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम स्वतंत्रता, अखंडता और स्वायत्तता ये बनाए रखे। भारत का जो चुनाव आयोग है ये अपनी जो है इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को बनाए रखता है, इंश्योर करता है एसेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस और इथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो हितधारक है, मतलब वहां तक हम देखें तो समावेशिता, नैतिक भागीदारी ये सुनिश्चित करने का काम करता है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो पॉसिबल है वो मेंटेन करने का कार्य किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म यहाँ जम के है और डिलीवरी करता है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का, जो इंश्योर करे या कह ले स्ट्रेंथन करे द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में। तो लोग तभी चुनाव में निष्ठा रखेंगे या चुनी गई सरकार में निष्ठा रखेंगे जब चुनाव जो है फ्री और फेयर रूप में हो रहे हो। तो ये सब कुछ बात है। और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है कि सारे आर्टिकल्स के बारे में ही विवरणी पूछ दी जाए। जो इससे इत्तेफाक रख रहा है तो आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 328 और 329 ये जानना चाहिए। जैसे 324 जो है, इसमें सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस की बात की गई है। 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, नो पर्सन इज टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी आधार पर स्पेशल प्रोविजन नहीं लाया जाए। इसकी बात मतलब ये कह ले कि यहाँ पर वो इक्वालिटी की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता है, सारे लोग इक्वल हैं और सबकी एलिजिबिलिटी है। पढ़ाई लिखाई जो है वो भी पैरामीटर नहीं है, जो भी 18+ है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। 326 जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपुल और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा। आर्टिकल 327 जो है इसमें बात की गई है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 जो है वो लेजिस्लेचर को पावर देने की बात की गई है ऑफ अ स्टेट, तो वो राज्यों के लिए इसी तरीके से। और आर्टिकल 329 है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो यहाँ पर जो भी चुनाव से रिलेटेड मसले हैं, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक, आप इसको एक बार ध्यान में रख सकते हैं। इससे कई तरीके के जो है सवाल बनते रहे हैं। अब एक बार को दिमाग में आ सकता है कि इसकी क्या महत्ता है, कितना रेलेवेंट है, तो उसके रेलेवेंस को आप बता सकते हैं
चुनाव आज से नहीं करा रहा है। 1952 में पहली बार सक्सेसफुल चुनाव जो है आजाद भारत में किया गया, जिसके आधार पर पहली चुनी हुई सरकार बनती है। ये हम ऐसा कह सकते हैं जो पहला हमारा लोकसभा का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यहाँ पर कई तरीके के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, जिसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे बात की जाती है कि रिप्लेस करने के लिए ऑल फॉर्म्स ऑफ वेरियस वोटर सर्विसेज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स या चेंज इन एड्रेस, तो एक सिंगल फॉर्म से हो सके। मल्टीपल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूलों में या कॉलेजेज में, उन स्कूलों में जहां पर 18 एज ग्रुप से ज्यादा के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरीके से 17 से मतलब 18 एज होने वाले भी जहां है वहां पर किया जा सकता है। कट ऑफ डेट होना चाहिए साल में कि कब एक वोटर जो है वो इनरोल कर सकता है। ये सब कुछ है। आधार लिंक्ड रिमोट वोटिंग सिस्टम की बात वही आईआईटी मद्रास वाली जो मैं बात कर रहा था, या फिर ऑनलाइन नॉमिनेशन होना चाहिए कैंडिडेट्स का, इन चीजों पर भी बात होना चाहिए। साइलेंस पीरियड की बात, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो टर्म है साइलेंस पीरियड, कि एकदम चुप्पी होना चाहिए, उसमें कोई प्रचार प्रसार ना हो। 48 आवर्स का, 48 घंटों का साइलेंस पीरियड बिफोर पोलिंग ऑन सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया भी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन गया है। तो इस बात को भी ध्यान में लाया जाए। और यहाँ पर देखें, लास्ट ईयर जो था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया, तो उसका क्या पर्पस था, इसको भी जानकारी में रखना जरूरी है। उस पर चर्चा थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। तो दिसंबर 2021 में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल लाया गया। मैं लिख देता हूं एक बार को। इसको पास किया गया लोकसभा से, और यहां पर इसका मकसद था ताकि लिंक किया जा सके इलेक्टोरल रोल को और वोटर आईडी कार्ड को आधार इकोसिस्टम के साथ। तो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो जान लेने जरूरी है, जिससे क्या है कि डुप्लीकेसी ना हो सके। जो देखा जाता है कि इलेक्टोरल रोल की डुप्लीकेसी होती है, उससे एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स वोट कर सकता है। और अमेंडमेंट जो किया गया सेक्शन 23 में आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में, तो ये सब कुछ हो गया। जो मल्टीपल एनरोलमेंट है उसको रोका जा सके। और यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी भी लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इसका रोल है। जैसे कि जो लैंग्वेज है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें लिखा गया है वाइफ्स, मतलब पत्नियां, वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स, अब उसको इस वाइफ्स टर्म को रिप्लेस कर दिया गया स्पाउस के साथ। ठीक है, यानी पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। साथ ही साथ यहाँ पर वाइफ्स जो है, इसे पता चलता है पॉलीगैमी वगैरह का, तो इस चीज को भी यहाँ पर छोड़ा गया। तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी लाने का एक प्रयास है। बहुत तरीके के चैलेंजेस भी हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के एरा में, वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही होते जा रहा है। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो भी उस समय परेशान करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, तो उनको ये डायरेक्टली जो है वो अरेस्ट नहीं कर पाता है, पहले तो। दूसरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो पावर में होती है, वो अपने पावर का रैम्पेंट मिसयूज करती है, ये भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मतलब एक तरीके से कह लें कि वो मतलब जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सही ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। उनके फंडिंग का सही से ट्रेस नहीं मिल पाता है। उनके पास कई तरीके के ऐसे हिडन स्टाइल्स हैं, पैसा छुपा ले रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि एग्जीक्यूटिव के हाथों इसकी इंडिपेंडेंसी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो समय के साथ खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और अगर बार बार ईवीएम मशीन्स वगैरह के ऑथेंटिक होने की बात पर अगर सवाल उठता है, तो इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर होता है। तो इन बातों को भी एक बार को आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको इसमें पॉजिटिविटी ढूंढना है, क्या कुछ हो सकता है।
और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन विजिलेंट है और वॉचफुल है। जो भी यहाँ पर कोलूशंस वगैरह हो रहे हैं लो लेवल से लेके ऊपर तक, अगर कोई कह लें कि सिविल सर्वेंट है या फिर पुलिस ब्यूरोक्रेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी इंडिविजुअल को मदद पहुंचाना चाहती है, उसको कैसे रोका जाए, जो कंट्रोवर्सीज है ईवीएम को लेकर उसको रोकने के लिए। और अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे चुके होंगे। उस मशीन का नाम है वीवीपैट। ईवीएम के बाद वो एक पेपर स्लिप देता है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन आप घर नहीं ले जा सकते हैं। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम। वीवीपैट सिस्टम जो है ये अधिक से अधिक कंस्टिट्यूएंसीज में लगाने की बात की जा रही है। और हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है। और यहाँ पर जो पहले बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी, इस तरीके की चीजें ना हो इसके लिए बहुत अधिक यहाँ पर आर्म पर्सनल्स वगैरह का भी यूज लिया जा रहा है। तो इस तरीके की बात आप कह सकते हैं। एनआरआई वोटिंग सिस्टम पर चर्चा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से जो भी इलेक्शन से रिलेटेड बातें हैं कंपल्सरी वोटिंग राइट टू वोट के अंतर्गत, तो इस पर चर्चा आप कर सकते हैं। और जो कुछ एक दो मॉडल है इस पर चर्चा किया जा सकता है। फिर हम आगे मिलेंगे एक बार, तो उस समय हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ जो इलेक्शंस में टर्म्स वगैरह है उस पर देख लेंगे, प्रेशर ग्रुप वगैरह पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन को लेकर एक काफी अच्छी मूवी बनी थी, आदर्शवादी व्यक्ति थे उसमें राजकुमार राव दिखाए गए हैं न्यूटन मूवी में चुनाव कराने के लिए। तो इसी तरीके का कुछ स्पिरिट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है। यानी लाइन में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है वो भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह पर भी सवाल आते हैं, तो यहाँ पर आप उस पर आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे जो की फीचर्स वगैरह हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या आप बता सकते हैं कि जनरल कंडक्ट नॉर्म्स वगैरह कुछ होते हैं, कुछ मीटिंग को लेके नॉर्म्स होते हैं, कुछ पोसेशन के नॉर्म्स होते हैं, कुछ पोलिंग डे के लिए नॉर्म्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टोज में, पार्टी इन पावर के लिए कुछ नॉर्म्स होती हैं, ऑब्जर्वर के लिए नॉर्म्स होते हैं और कुछ पोलिंग बूथ के लिए नॉर्म्स होते हैं। तो इन पर आप चर्चा कर सकते हैं, जिसको कहते हैं आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता। अब यहाँ पर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज या फिर दुकान वगैरह से टाई अप कर लेना, सोशल मीडिया का यूज, हेट स्पीच वगैरह जो आजकल काफी बढ़ गया है, यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज का प्रयोग होना, या फिर क्राइम और जो पनिशमेंट है, ब्लेम गेम जो अपोजिशन के तरफ से या रूलिंग पार्टी के तरफ से उस समय बढ़ जाता है, जिसके वजह से समाज में टेंशन बढ़ जाती है। यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है अपने अस्तित्व को लेकर जो कई तरीके के डिमांड रखते हैं, और जो यहाँ पर मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाता है जनता के बीच में, कुछ लोगों की साजिशें हैं या कुछ देश वगैरह भी इस तरीके की चीजें करती हैं। तो इन सब चीजों से भी लड़ना जो है ये मेन चैलेंज है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये डार्क नाइट है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के लिए। अगर बात हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की करें तो इसकी बात हो रही है, होना चाहिए लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंट चुनाव होते हैं तो उससे पॉलिसी पैरालिसिस होती है, डिलीवरी सर्विसेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो नया कोई स्कीम नहीं अनाउंस हो पाता है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव होना है तो स्कीम का डेवलपमेंट नहीं आ सकता है सही से, ये अफेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग को, बर्डन होता है क्रूशियल मैन पावर पर, और मैसिव एक्सपेंडिचर भी होता है। और ये पर्व त्योहार की तरह जश्न लोग मनाते रहते हैं। कई बार क्या होता है चुनाव वगैरह कराने के लिए बसों को, ट्रक्स को सब कब्जे में ले लिया जाता है। उससे क्या होता है कई बार कि जो नॉर्मल कह लें कि सामान का शिपमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसको लेकर कहा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भी पेश किया कि एक्सपेंडिचर जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन का विथ मैसिव एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट एक्सचेकर एट 300 करोड़। तो एक बार में इस पर तो खर्च ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर
ये सब चीज है, लेकिन उसका क्या फायदा होगा, किस तरीके से हम लोग उसको फायदा देख सकते हैं, तो उसको देख सकते हैं, इस ये आप बता सकते हैं। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हम लाते हैं तो हमें क्या क्या चेंज करने होंगे हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174, इन सब में चेंजेस करने होंगे। और सेक्शन 2 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1952, सॉरी 1951, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का चर्चा हो सकता है। बहुत सारी कमिटी जो है पहले इसके बारे में कह चुकी हैं, जैसे कि 79 जो रिपोर्ट था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, या फिर लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया, नीति आयोग का रिपोर्ट है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक था। ये सब कुछ हो गया। इलेक्शन कमीशन पर भी डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर ही वो सारी बातें कर सकते हैं कि क्या कुछ प्रोविजंस है जो रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से, अभी क्या स्थिति है, क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं, पावर इनको कहाँ से है, किन किन चीजों में पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वगैरह जो भी बातें की गई, रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का, शॉर्ट फॉल्स क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, सब कुछ बताते हुए एक बढ़िया सा कंक्लूजन देके आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड बहुत तरीके के सवाल आए हैं बीपीएससी में, आते रहते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप इस पर 2-3 तरीके का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में यहाँ से देख के आंसर तैयार करिए। आंसर लिखने के बाद आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर भेज दीजिए, ताकि मैं उसका सही ढंग से रिव्यू दे सकूं, और इससे आप एग्जाम में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।